बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। कैसे किरदार अदा होगा कि जब वज़ीर आज़म अभी तक नामजद ना हो सका, आज कुछ नाम सामने आए हैं जिस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का नाम सामने आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, फिर वो वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठने के ख्वाह हैं, उनकी पार्टी ने उनका नाम दे दिया है। दूसरी जानिब दूसरी मरतबा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी सदारती मनसब के लिए तैयार हो चुके हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। आने वाली काबीना क्या क्या करेगी और बहुत सारे ऐलानात किए जा रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा सीएम पंजाब के लिए बहुत सारे ऐलान कर रही हैं कि हमने पंजाब में ये करना है, क्या क्या तरक्याती मंसूबे बनाने हैं, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, अभी से ही चेमा गोइयाँ हैं कि ये हुकूमत साल तक चलेगी, क्यों साल तक चलेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बानी पीटीआई की पीटीआई पर कि उसका ऊँट किस करवट बैठेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आप लोग चले गए, ना रही पीटीआई, ना रहा बल्ला, ना रहे उनके लोग, लेकिन इंडिपेंडेंट लोग जीत गए जिनकी तादाद तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से ज़्यादा थी। और वो पीटीआई वाले कह रहे हैं ये हमारे लोग हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मुख्तलिफ निशानों पर उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। उनका क्या होगा? वो एक कहावत थी एक पुरानी फिल्मों की कि तेरा क्या होगा कालिया। अब अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए जान की अमान पहले से ही हम माजरत ख्वाएं। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आप मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये एक्सक्लूसिव शो हम उनके साथ करने जा रहे हैं और जिसका बहुत लोगों को इंतज़ार था, व्यूअर्स को इंतज़ार था कि आज पीटीआई का मरकज़ क्या सोच रहा है, पीटीआई के सूबे क्या सोच रहे हैं, और जो उनके साथ हुई तो उनको चस कितनी आई है। तमाम मौजूद पे बात करने के लिए स्टूडियो में सब इसरार अहमद अब्बाई साहब, बहुत शुक्रिया सर। इसरार अहमद अब्बाई साहब, इसरार भाई साहब रोलते गए हैं, चस से बड़ी आई है। ये अक्सर वो ट्रकों के पीछे लिखा हुआ हमने पढ़ा, अक्सर मुहावरे पर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो पीटीआई वालों को कितनी चस आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। ये रोलते गए हैं चस बड़ी आई है, ये मलकों की एक स्पेशलिटी थी और समझते थे कि इससे बड़ा वो हिट नहीं दे सकते, लेकिन इलेक्शन से पहले उन्होंने जो हिट दिया वो इतना बड़ा हिट दे दिया कि पूरा इलेक्शन ही उन्होंने वन साइडेड कर दिया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 9 मई से लेके अब तक मैंने जितने भी आपके शोज़ किए और उसमें मेरे ख्याल में मेरी कही गई कोई 98% बातें तो ठीक होंगी, और वो आप जब क्लिप्स भी निकालेंगे, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ये कहा था कि इमरान खान इज़ पीटीआई एंड पीटीआई इज़ इमरान खान। जो ये समझते हैं कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना के इमरान खान का वोट बैंक तोड़ लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना के इमरान खान का वोट बैंक तकसीम कर देंगे, वो अपनी जमानतें नहीं बचा सकेंगे और उनकी जमानतें जब्त होंगी। ये भी क्लिप आपके पास मौजूद होगा, ये सारी बातें भी हो गई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ये समझता हूं कि एक प्रोपेगेट किया गया थ्रू मीडिया और थ्रू ओवरऑल कि जी 9 मई जो है वो पीटीआई ने किया। तो 9 मई का जवाब जो है वो 8 फरवरी को अवाम ने दिया कि पीटीआई इस अमल में मुलव्वस नहीं थी। अगर होती तो पाकिस्तानी अवाम मुहिब्बे वतन अवाम है, वो कभी भी ऐसी जमात को वोट ना करती जिसके ऊपर एक इल्जाम ये था, क्योंकि वो समझते थे पाकिस्तानी अवाम जिस बड़ी तादाद में निकले, मैसिव तादाद। अगर ये मुहावरा एक और मुहावरे से स्टार्ट करते हैं, रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो अब है कहां पे आपकी पार्टी? कहां है पीटीआई? कहां है? अच्छा, ये आप पहले भी कहते थे। आप लेकर आ गए, आपने मिसाल दे दी कि जमानतें जब्त हो गई, इनकी भी ये हो गया, फला हो गया, और हम जी बड़े तुरम खान है और देखो हमारा नजरिया जीत गया। कहां है आप लोग भैया? हुकूमत बना रहे हैं पीडीएम वाले। आप लोगों को पता नहीं, अभी वो कहते ना रूपोशियों से निकल के अभी आहिस्ता आहिस्ता उमर अयूब साहब मार्केट में आए हैं, केसेस भी खत्म हो गए उनके, अब वो कुछ और लोग भी आए हैं, अली मादल साहब भी बाहर निकले सिंध से, कराची से। तो भैया अब 5 साल आराम करें, इत्मीनान करें। अब आपने सवाल कर लिया, अब मैं जवाब देता हूं। ये बात आप उस पर भी कर रहे थे, पीटीआई खत्म हो गई, सारे लीडर छोड़ के चले गए, पार्टी कहां है, खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उस पर भी ये जुमला कहा था कि इमरान खान पीटीआई और पीटीआई ही इमरान खान है। कोई भी शख्स, चाहे वो कितना बड़ा लीडर, जो समझते थे ना कि इमरान खान को हम लाए, वो आज नवाज शरीफ को क्यों नहीं ला सके? एक आम प्रोपेगेट था ना कि इमरान खान स्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आया है, तो पूरा जोर लगा कि आप नवाज शरीफ को क्यों नहीं ला सके? इसलिए कि अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी नहीं थी। आप जो बात फरमा रहे हैं, देखें
मुझे दुनिया की तारीख की एक मिसाल बता दें, किसी भी मुल्क में इलेक्शन हो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल ले लिया जाए, उसे इलेक्शन कैंपेन ना करने दी जाए, और उसकी लीडरशिप बंद हो, और जिसकी तस्वीर और आवाज 6 माह से अवाम तक ना पहुंची हो, और उसके बावजूद अवाम इस मैसिव तादाद में उसको वोट दें। कोई एक मिसाल मौजूद है इसकी दुनिया में? पाकिस्तान की हिस्ट्री तो छोड़े, दुनिया की हिस्ट्री में। और ये केस स्टडी आया। हम ये कहते थे कि इमरान खान ने एक शऊर का जिन अवाम के अंदर पैदा कर दिया, और वो शऊर का जिन इतनी आसानी से बोतल में नहीं जाएगा। विच काइंड ऑफ शऊर? शऊर ये है कि वीडियो बनाई जाती है बैलेट पेपर्स की और उनको मंसूब किया जाता है इलेक्शन कमीशन से, मुल्क में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, वावेला की जाती है, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। लेकिन इतनी हवा देने की आपके सोशल मीडिया के जो टाइगर्स हैं वो ये जुल्म तो ना करें ना। अच्छा। आज वो सारे पकड़े गए, तरदीदें आ गई। कौन पकड़ा गया? ये सब कुछ चल रहा है कि वो सब झूठ है। क्या झूठ है? तहकीकाती कमेटी बना दी गई आज। किसने बनाई? हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने। मेरी बात सुनो, देखें, इलेक्शन आप भी साजिद भाई कैंडिडेट थे, ठीक है ना? आपके भी पोलिंग एजेंट मौजूद होंगे। अगर तमाम हलकों पे, अगर तमाम पोलिंग स्टेशन में नहीं थे तो निस्फ पे आपके पोलिंग एजेंट्स मौजूद होंगे। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि फॉर्म 45 जो उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है, और उसी के ऊपर छत डाली जाती है फॉर्म 47। जब फॉर्म 45 के मुताबिक हम वाज़े तादाद में 160 से ज्यादा सीटें जीत चुके थे, तो हमारी सीटों के रिजल्ट्स चेंज किए गए। अच्छा, अगर आपने सिर्फ फॉर्म 47 के ऊपर रिजल्ट्स अनाउंस करने थे तो कौम का इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी पोलिंग स्टेशन पे करने की? आरओ ऑफिस को बोलते एक फॉर्म 47 जारी करता और बोलता अब ये पोलिंग की जरूरत ही नहीं, ये विनिंग कैंडिडेट है, ये खत्म हो जाता। लेकिन इस वक्त जो आप कह रहे हैं ना झूठे हैं, हमने कुछ की, हम फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं। इस वक्त हमने कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ का एक और झूठ, बेनकाब सिविल सर्विस के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन का एक और जाली मोहरा पकड़ा गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर बनाकर पेश किए जाने वाला शख्स जफर इस्लाम वल्द अल्लाह बख्श, जो कि खानदान समेत बरतानिया में मुकीम और कादियानी बैकग्राउंड रखता है, क्वार्टर नंबर 6 चिनाब नगर चिन्नौट का रिहायशी है। जफर इस्लाम ने भाई का नाम भी बता दिया है। और मेरा ताल्लुक पीटीआई से, और इस केस में कुछ कहना चाहता हूँ। शौकत बसरा साहब भी उतर गए मैदान में। तो भाई ये सारे तो तरदीदें आ रही हैं, आप कह रहे नहीं आप देखें ना, आप वो लियाकत चट्ठा जी, क्या वो पागल हो गया? पीटीआई और बानी पीटीआई के इश्क में मुब्तला हो गया है। अच्छा, लियाकत चट्ठा किसने लगाया था? रियासत ने, इन्होंने लगाया था। हाँ। और इलेक्शन कंडक्ट भी उसी ने किया, रिजल्ट्स भी उसी ने चेंज किए, और उसने एडमिट किया, उसने ये कहा कि 2-4-5 हजार वोट का फर्क होता तो मैं शायद मेरे लिए आसान। लियाकत चट्ठा साहब को जुल्फकार मिर्जा भी याद दिलवाएं। नहीं, देखिए कलाम पाक रखकर आ गए थे वो मौसूद। अच्छा देखें, अगर लियाकत चट्ठा की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो आपने उसको इतने अहम, आपके विफाक की 3 सीटें थी इस्लामाबाद की, उनका आरओ कैसे मुकर्रर कर दिया आपने उसको? अगर वो जहनी मरीज था, जिस तरह प्रोपेगेट किया जा रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है, तो वो आपका इलेक्शन कंडक्ट उसने किया। हमारे जरा बता रहे हैं, उनका भाई पीटीआई का बड़ा हामी है, उनका खानदान बानी पीटीआई के इश्क में पागल हो चुका है। वो भी बहुत कुछ बता रहे थे, ये भी बता रहे थे कि जहाज तैयार है, इमरान खान जा रहा है मुल्क से छोड़ के। आपके जराए की मैं हमेशा तरदीद करता रहा हूं, मैं आज भी तरदीद कर रहा हूं। देखिए फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स इस वक्त यह है कि हमने कोर्ट्स में किए हैं। आज कराची के 2 हलकों के ऊपर फैसला महफूज हुआ है कि हमने फैक्ट्स के साथ बताया। मैं आपको बताऊं, कराची की चंद सीटों का मैं आपको मिसाल दे देता हूं। 232 पे हमारी जो लीड है वो तकरीबन 35,990 वोट की लीड है। इसी तरह आप चले जाएं 237 के ऊपर 46,000 वोट की लीड है। 234 पे 45,000, और सबसे इंपॉर्टेंट 236 गुलशन काल का, वहां 96,000 की लीड से हम सीट जीते हुए हैं और रिजल्ट चेंज किए गए। इसी तरह अली मादल शेख वाली सीट पे भी 68,000 का डिफरेंस है। और ये जिस हल्के में आप बैठे हुए, जिस पर आप प्रोग्राम करें, इस हल्के में भी हम यानी 20,000 से लेके 95,000 तक की लीड के साथ हम सीटें जीते हैं। और हमें आप कहते हैं कि जी फॉर्म 47 के तहत आप हार गए, जबकि फॉर्म 45 सिर्फ हमारे पास नहीं है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हर पोलिंग एजेंट के पास है, चाहे उसका ताल्लुक किसी आजाद उम्मीदवार से हो। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर रैंक के आदमी ने इस इलेक्शन को सस्पेंड और कलदम करने की रिक्वेस्ट दी थी, वो भी आज मौसूफ बाहर चले गए, पेश नहीं हुए। और इलेक्शन जब सस्पेंड करने की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रहा है, आपके ये फैसले अदालतों में चल रहे हैं,
फैसला हमने आ तो जाएगा, सस्पेंड करने की बात ही नहीं की। आ जाएगा। हमने वो तो साहब कौन थे? मुझे क्या पता कौन थे भाई, वो तो जिन्होंने उनसे दरखास्त दायर करवाई थी, उन्होंने उनको पस मंजर में डाल दिया। मैं ये समझता हूं, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और इसको भी आप संभाल अच्छा, के ये रखिए। लोग कौन है? ये लोग कौन है? सोशल मीडिया पर इंतखाबात मुतना बनाएगी मजमूम मुहिम चलाने वाली की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी का ऐलान कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA सरबराह होंगे। ग्रेड 20 के PTI और नादरा के अफसरान भी इसमें PTA के और नादरा के अफसरान भी इसमें शामिल हैं। और ये तय किया गया है कि ये प्रोपेगेंडा आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो ये कौन लोग हैं? जो भी लोग हैं उनको ले आए ना आप। देखें, हम तो ये बात ही नहीं करें ना, सोशल मीडिया को आप एक लम्हे के लिए साइड पर रख दीजिए। बात इस वक्त हो रही है कि हम कोर्ट्स में मौजूद हैं फॉर्म 45 के साथ। ये कोई हवा में बात नहीं है। फॉर्म 45 एक क्रेडिबल डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर इलेक्शन मुकम्मल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा, जिस तरह मैंने कहा, वो सिर्फ हमारी सियासी जमात नहीं, वहां मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और आजाद कैंडिडेट के पास भी वो फॉर्म 45 मौजूद है। आप उसको कैसे डिनाई करेंगे? हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि इलेक्शन को कलअदम क्यों कलअदम कराया जी? कौम का पैसा आपने इस तरह बर्बाद किया और जब रिजल्ट्स अवाम ने मुस्तरद किया, उस रिजीम को, उस रिजीम चेंज ऑपरेशन को मुस्तरद किया, तो अब आप इलेक्शन कलअदम की बात, आप इलेक्शन को ठीक करवाएं। देखिए, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जुडिशरी ऑन स्टेक आ गई है। अगर वो फैक्ट्स के ऊपर फैसला नहीं करती, फैक्ट्स क्या है? फॉर्म 45, उसके ऊपर वो फैसला नहीं करती, तो मैं समझता हूं कि आपकी अदलिया समेत, वैसे तो मुल्क के तमाम इदारे तकरीबन कोलैप्स कर गए थे, अगर अदलिया कोलैप्स कर गई तो मैं समझता हूं मुल्क का फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। फिर जंगल का कानून होगा, जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास इख्तियार होगा, वो हाकिम होगा और जो मजलूम होगा वो बर्दाश्त करेगा। हम तो सोशल मीडिया को तो हमने एज ए टूल इस्तेमाल किया ना, कि हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन, अब जब हम इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया पे नहीं कर रहे, हम कोर्ट्स में कर रहे हैं। हमने कोर्ट्स में पिटीशन दायर की हुई है और विद एविडेंसेस पिटीशन दायर की हुई है और उसके ऊपर आपको जवाब देना है। आप सिर्फ और सिर्फ फैसले महफूज नहीं कर सकते। मैंने आपको ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर इंसाफ ना हुआ तो बहुत नुकसान पाकिस्तान का होगा, किसी सियासी जमात का नहीं होगा। ये जो आज सांझे की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इन्होंने 16 माह हुकूमत की थी ना, अब ये क्या नया कर लेंगे? अब तो ये उल्टा अवाम से, ये भी रिकॉर्ड कैसा बनाइए, ये अवाम से इंतकाम लेंगे कि इनको वोट के जरिए नल एंड वॉइड किया गया। आप 17 सीटों वाले बंदे को वजीर आजम बना रहे हो जो 17 सीटें जीता हुआ है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, और आप एक ऐसे शख्स या एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसको अवाम की बड़ी तादाद ने वोट देके पार्लियामेंट में भेजा, उसको आप जो है निगेट कर रहे हो। क्या फ्यूचर क्या है? अब फ्यूचर क्या है? आप लोग बस ऐसी ऑपोजिशन में जाएंगे या फिर यूटर्न लेंगे? तारीख गवाह है कि ऐसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना हुआ और जो आप लोगों ने 9 मई को किया ये भी किसी ने ना किया। ये दोनों सवाल मैं आपके आगे रहा हूं। फिर जो आपके साथ हुआ, ना रही PTI, ना रहा बल्ला, ना रहे वो लोग। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, तीसरा सवाल मेरा, कुछ लोग जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी हैं, एक गवर्नर सिंध थे इस्माइल साहब, वो और कुछ लोग नाकदीन कह रहे हैं कि हमें वापस आना चाहिए, PTI से जाना हमारी बड़ी गलती थी। तो फिर ये सुनने को तो नहीं आएगा मैं हम अपने घर आ गए और घर वालों ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। 3 सवालों के जवाब का वक्त मुझे मिलेगा? बिल्कुल आपका पहला सवाल, दिया सर। आपका पहला सवाल, कहां गई PTI? PTI से बड़ी हकीकत इस वक्त कोई नहीं है। आपने उसका सिंबल छीन लिया, आपने उसकी लीडरशिप को कैद कर दिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ भी नहीं कर सके, उसके वोट बैंक को नुकसान नहीं पहुंचा सके। आपने उसके अंदर से लोग तोड़ के सियासी जमातें बना ली, फिर भी आप उसका कुछ नहीं कर सके। फिर आप अगर कहते कि PTI कहां है, तो फिर ये एक मफरूजे के ऊपर है। देखिए, मैं आपको जो बात कर रहा हूं कि PTI के बगैर इस वक्त कोई भी मुल्की मसाइल का हल, क्योंकि आपने PDM का हशर देख लिया ना, और ये जो साझे की हुकूमत बना रहे हैं, जिस तरीके से बना रहे हैं, ये हमने तो 1.5 साल का बोला था, लेकिन इस तरीके से मुझे नहीं लगता ये साल भी चल सकेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनके पास ना कोई प्लान है। अगर वो प्लान होता तो वो इंप्लीमेंट होता ना। नहीं तो आप मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। अच्छा, दूसरी बात है, आपने सवाल मुझसे किया ना कि आपने कहा कि जी 9 मई, आप कैसे कह सकते हैं कि 9 मई हमने किया? अगर अवाम ने उस तासुर को, उस प्रोपेगेंडे को दफन कर दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी 9 मई हमने किया? नहीं, अभी तो आप किस एविडेंस पे कह सकते हैं कि 9 मई हमने किया? अगर हमने 9 मई किया तो फिर पूरी अवाम जो है वो गद्दार है,
क्योंकि जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान एक मुहिब वतन लीडर है और वो जो है इदारों के खिलाफ नहीं, हाँ इदारों के अंदर मौजूद लोग, सर मुमकिन है मजलूमियत को वोट दिया हो, यहां से पकड़ के बानी पीटीआई को अंदर किया ना कि भाई आप ये इंतशार ना फैलाएं, ये मुमलिकत पाकिस्तान को आप तोड़ने की ये साजिश ना करें, आप लोगों को कह रहे हैं। तो पाकिस्तान सर इमरान खान की स्टेटमेंट स्क्रीन पर है कि लोग निकलेंगे, अगर मुझे कुछ हुआ तो लोग निकले ना, और वो लोग निकले क्या, उन्होंने क्या किया फिर मैं नहीं दोहराना चाहता सर, मैं फिर ये बारहा ये प्रोग्राम और फिर आप लोग अभी मजलूम बन गए और मजलूमियत का कुछ वोट पड़ा है आपको, अभी भी लोगों ने आपको वोट दिया, तो अब तो होश के नाखून लें, होश के नाखून आप समेत वो मीडिया जो ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि 9 मई पीटीआई ने किया, उसके लिए अवाम का ये वोट जो है ना वो भरपूर जवाब है। हम तो जो कहते हैं, हम तो एज अ पार्टी कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए ना, हमारे कोई बहुत सारे पंछी उड़ गए, बहुत सारों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। क्या हाल हुआ जो मैंने आपको क्या कहा था कि वो अपनी सीटों पे, अब जीतना बहुत दूर की बात है, अगर वो अपनी जमानत पे बचा गए तो फिर मुझसे बात कीजिएगा, वही हुआ सारा कुछ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने पूरी कराची से एवरेज हल्के में 350 वोट लिया है, एवरेज 11 हल्कों में एवरेज 350 वोट है उनका। ये है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसको आपने लॉन्च किया गया पीटीआई के लोगों को तोड़ के, और आज वो 350 वोट। मैं आपको मजे की एक और बात बता दूं साहब, मैं कैंडिडेट था और मैंने पेपर विड्रॉ नहीं किए थे, और यकीन कीजिए कि मुझे यह भी नहीं पता था मेरा सिंबल क्या है, लेकिन मेरे नाम की आइडेंटिटी के साथ, और जब मैं पोलिंग स्टेशन पे पहुंचा तो मुझे अपने सिंबल का पता चला, और मैं हल्फन कहता हूं मैं या मेरी फैमिली मेंबर्स में से किसी ने मुझे वोट नहीं किया, लेकिन शाम को 300 वोट मेरे नाम पे पड़ गया। बहुत सारे लोगों ने, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा अब्बासी को हमने टिकट ही नहीं दिया ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं दिया टिकट, मैं एडमिट कर रहा हूं आपके सामने, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इसरार अब्बासी के नाम पर एक लैपटॉप के ऊपर 300 वोट पड़ गया, और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसको बड़े धड़ल्ले से आपने लॉन्च किया था, वो जो है वो 350 वोट एवरेज ले सकी, तो वो तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जो एक वर्कर है और जिसके पास ना वसाइल है ना जिसके पास पार्टी टिकट है, जब वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो तहरीक इंसाफ का मुकाबला क्या करेंगे? द पॉइंट इज दिस कि आपने अभी आज आप बड़ा केस लड़ रहे हैं। तीसरे सवाल बड़ा दुख हुआ जब मैंने आपको ना सूबे में देखा, ना कौमी में देखा, ना नेशनल में देखा, आप कहां चले गए भाई साहब? मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे सदमा हुआ कि अब्बासी को टिकट नहीं मिला। देखिए, पार्टी पॉलिसीज में बाज़ औक़ात इस तरह के फैसले होते हैं। मैं 2097 से पार्टी के साथ अटैच हूं, पार्टी पैसे लेके टिकट दे दी है, और अब्बासी जैसे लोग खामोशी से बैठ जाते हैं, जहनी गुलामी का शिकार हैं, और वो पार्टी का वो ऑर्डर सरे तस्लीम है। अच्छा, चले इस पे भी बात कर लेते हैं ना। वाहिद पार्टी है जिसके टिकट्स चेंज हुए, कहा गया जी मौरूसी सियासत है, हलीम आदिल शेख के 2 भाइयों को टिकट दे दिया गया, वो दोनों भाइयों से टिकट वापस लिया गया। मुझे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बता दें कि फैमिली को, पूरी फैमिली को टिकट दिया गया, कहीं पार्टी के अंदर से आवाज उठी, कोई टिकट चेंज हुआ? ये पीटीआई ही है जिसके अंदर आप बात करते हैं कि सूबाई सदर जो सिटिंग सदर था और वो जेल में था, उसने जेल में रह के इलेक्शन लड़ा, उसके बावजूद उसके 2 सगे भाइयों को तो जेल में, कोई पाकिस्तान के लिए जिहाद करके जेल में नहीं थे वो सर, पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। नहीं, वो डंडे लेके निकले थे, वायलेंस फैलाया था उन्होंने, वो उसी वजह से उन पर केसेस थे। ये उस तरह के केसेस थे जिस तरह हाईजैकिंग के केसेस थे। नवाज शरीफ के ऊपर हाईजैकिंग का केस था ना, वो सही था, गलत था? गलत था नहीं, सही था। अच्छा, सही था। अच्छा, वो नवाज शरीफ इसलिए सही था, हलीम आदिल पर तो गलत था। अरे सुन तो लीजिए ना मेरे भाई, हलीम आदिल शेख के ऊपर तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं था ना। नवाज शरीफ का तो बाकायदा रिकॉर्डिंग मौजूद थी, जहाज को इंडिया उतारने की रिकॉर्डिंग मौजूद थी, जिसके ऊपर कोर्ट ने सजाएं दी थी, वो आपने उसको पाक साफ ड्राई क्लीन करके पेश कर दिया। अब बेचारा दुख रह गया कि वो ड्राई क्लीनर अब आपके पास नहीं है। हमें जरूरत ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप के दाग सर्फ एक्सल से भी नहीं धुलेंगे। हमने मंसूबा साजों के दाम रखे, अवाम के हौसला रखे, ताकत से धोखे रख दिए। और मैं एक प्रोग्राम इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद तो पहला प्रोग्राम कर रहा हूं, क्योंकि मेरी आपसे कमिटमेंट थी कि मैं जब भी इलेक्शन के बाद प्रोग्राम करूंगा तो आपके साथ करूंगा, और मैं अपनी कमिटमेंट के मुताबिक आज मौजूद हूं तमाम हकाइक पे बात करने के लिए जो पहले हुई। मैंने इलेक्शन से 2 रोज पहले एक प्रोग्राम आपके ही इधर किया, और मैंने कहा था अगर 25% से टर्न आउट ऊपर चला गया तो मंसूबा साज जो है वो अपने मंसूबे को नाकाम होता देखेंगे, और वो हुआ। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस वक्त क्या जरूरत है? जरूरत किस चीज की है कि आप लोगों के मैंडेट का एहतराम करें, जिन्होंने इन नामसाइब हालात में, क्योंकि देखिए मजे की बात ये तो लोगों को है ना कि जी सिंबल नहीं था। अरे सिंबल के अलावा क्या मसाइल थे? सिंबल के अलावा ये मसाइल थे कि अगर सूबाई असेंबली पे हमारे पास एक सिंबल था
तो वही सिंबल कौमी असेंबली में किसी और के पास था। अगर कौमी असेंबली में हमारे पास एक सिंबल था तो सूबाई असेंबली में वही सिंबल किसी और को दिया हुआ था। हर हलके में हमारे पास सिंबल डिफरेंट था, उसके बावजूद अवाम ने बड़ी तादाद में वोट किया। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि फॉर्म 45 को निगेट कर देते हैं और फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी कर देते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद की तीनों सीटों का आ गया आपके पास कि वो नालन, कराची के भी मैंने आपको फैक्ट फॉर्म 45 की बत्ती बनाएं, जलाएं और उसकी राख जो है ना वो अपने सर में डालें, हुकूमत बन गई। और अब आपको अगर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है तो इस हुकूमत का साथ दें, इस जमहूरी हुकूमत का साथ दें। या मेरी पार्टी के मुहब्बे वतन होने का सबूत आप मीडिया या एंकर से नहीं लेना, मुझे मुहब्बे वतन होने का सबूत मेरे अवाम ने वोट की ताकत से मुझे दिया है। ना फैलाए ना, इलेक्शन हो गया, हाथ मांग रहे हैं, साफ सुथरे पाकिस्तान की खिदमत के लिए, तामीर और तरक्की के लिए आए, असेंबली में बैठे। कैसे आए? हमारा मैंडेट हमारे हक पे, हम ऑपोजिशन सबसे ज्यादा निश्चित से आपके पास है, आप लोगों का रोना ही नहीं खत्म हो रहा। हमारी लोग कह रहे हैं हम सबसे ज्यादा जीत गए लेकिन हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। नहीं, हमारी मर्जी है ना, हम बनाए ना बनाए। हमारा तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब तक हमारी जो चोरी शुदा मैंडेट है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कराची में इस तरह का मैंडेट किया कि वो तीसरे नंबर पे भी नहीं थी, वो चौथे नंबर की जमात थी, उसको के गालबन सर उनकी पुरानी सीटें उनको मिल गई, जैसे आपको मिली थी। कैसे मिल गई? एमक्यूएम की पहले निश्चित कितनी थी भाई? जब था, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस वक्त फॉर्म 45 के तहत हमारी 20,000 से लेकर 96,000 तक की लीड है तमाम हलकों में। किस्मत की देवी 2018 में आप पे मेहरबान थी। अच्छा, चले हमारे पे मेहरबान है। अच्छा सुने, हमारे पे मेहरबान थी तो हमारे अगेंस्ट तो लेके आते ना फॉर्म 45 यार, कि अगर हम रिट करके इलेक्शन जीते थे, एक पिटीशन आई हमारे अगेंस्ट, एक पिटीशन पूरे पाकिस्तान से कहीं से आई नहीं। तो आप ज्यादा लाडले थे ना, लाडले के लिए कहा गया, लाडला भी कहा गया। देखिए बात लाडले की है, नवाज शरीफ साहब इतने लाडले ना हो जितने बानी पीटीआई इमरान खान थे। नहीं, नवाज शरीफ से ज्यादा लाडला तो हिस्ट्री में कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनको हमेशा रिलीफ दिया गया, ये पहली दफा नहीं था, इससे पहले भी। अच्छा, वैसे वो 2/3 मेजोरिटी कहां गई आप लोगों की? 2/3 मेजोरिटी है ना, 180 सीटें आप जंगल में मोर नाचा किसने देखा? 266 में से अगर 180 सीटें आप पीटीआई जीतती है विदाउट सिंबल, विदाउट लीडरशिप, विदाउट कैंपेन, दैट मैसिव। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल रहता तो क्या ये फिगर 250 नहीं हो सकता था? ये जो 180 या 160 रह गया, ये 200 भी। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। देखें साजिद भाई, आप यहां से बाहर निकलेंगे ना, नहीं करते। देखें, पीपल्स पार्टी का स्टेक है यहाँ पे, मुस्लिम लीग नून का वोट है, में कहां चला, एमक्यूएम का है, कहां है वोट? तो अब पार्टी ने सिंध में क्लीन स्वीप किया है। नहीं, सिंध में तो छोड़े ना, चौथी बार। सर मेरी बात, डायरेक्ट कंटिन्यू। आप उनका स्वीप आपको नजर आ रहा है, हमारा स्वीप आपको नजर नहीं आ रहा। हमारा जो कुत्ता है कराची में, कुत्ता टॉमी है। नहीं, कराची की मैं बात कर लेता हूं ना। कराची में आप लोगों ने हैदराबाद में भी सीट जीते हैं भाई, भारी अक्सरियत से जीते। हम भी जीते हैदराबाद में भी, सूबाई असेंबली की सीट जीते हैं हमने। हमारी 2 सीटें जो हैं, जैकबाबाद की सीट हमसे छीनी गई और उसमें भी हम पिटीशन में। जैकबाबाद में? जी मोहम्मद सोमरो से, बिल्कुल जी। अब है ना सर, अल्लाह करें सर, जैकबाबाद में जी पिछली दफा वो सीट जीते हुए थे मेरे भाई, नेशनल असेंबली की मियां मोहम्मद सोमरो साहब वहां से जीते हुए थे। इस दफा भी उनके वोट सबसे ज्यादा फॉर्म 45 के तहत, वो भी पिटीशन में जितवाए गए थे। अच्छा, अगर जितवाए गए थे तो अब क्यों नहीं जितवा सकते आप लोगों को? नहीं तो अब आप लोगों के गुनाह ज्यादा है ना, दाग अभी लगे धोने की नहीं है, दाग धोएंगे तो फिर कुछ प्रोग्राम करते हैं ना, आप प्रोग्राम करते हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, तसव्वुरात पे ना जाए, तसव्वुराती दुनिया पे ना जाए, खाली पुलाव पे ना जाए, फैक्ट्स पे चले आते हैं, चले फैक्ट्स पे आते, चले जी साहब नाराज हो रहे हैं। नहीं नाराज नहीं, फैक्ट्स पे आते हैं, मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। देखिए ना, कोई दो राय नहीं है इस मुल्क में, पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट का तो एक रोल रहता है, यहाँ मुल्क में, हमारे मुल्क में भी है, कहीं ज्यादा कहीं कम। अब बात चली है, कुछ बर्फ पिघली है, कुछ सेटिंग करनी है नहीं, या लड़ते रहना है? देखें, ये दौर गुजर गया कि जो ये समझते थे कि एस्टैब्लिशमेंट की सेटिंग के बगैर आप पावर में नहीं आ सकते। पीटीआई ने ये तासुर भी चेंज कर दिया कि अगर आप आना चाहते हैं तो अवाम के वोट की ताकत से आते हैं। देखिए, एक फैक्चुअल बात और कर रहा हूं, दुनिया में 2 किस्म के इनकलाब होते हैं, एक होता है बाय बुलेट जिसको खूनी इनकलाब कहा जाता है, और एक होता है थ्रू बैलेट। हमने बैलेट का इनकलाब बर्पा कर दिया है।
अगर आप इसका रास्ता रोकेंगे तो खुदा न खास्ता फिर ब्लैडशेड की तरफ जाएगा। देखिए, जब अवाम के मैंडेट का फिर धमकी दे रहे हैं आप, धमकी नहीं दे रहे, ये फिर आप रियासत को धमकी दे रहे हैं। आपने मुझसे प्रोग्राम से पहले कहा था, इलेक्शन से पहले कहा था, जब इलेक्शन हो जाएंगे तो आप रिजल्ट्स नहीं मानेंगे। मैंने कहा अगर हमारे पास फैक्ट्स हुए तो हम तो ओपनली कहेंगे ना। हम ये तो नहीं कह रहे हमें ये सीटें जीते हुए, हम वो सीटें, जैसे एक मिसाल, चलो मुझे एक बात बताएं, अब आप लोग ना सफे मातम बिछा के बैठे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या हुआ रियासत को? हुकूमत बन रही है, असेंबलियां बन जाएंगी, ये जो है ना, ये इंतजामी उमूर चलना शुरू हो जाएंगे, आप लोग रोते ही रहेंगे। रिजल्ट्स मैनेज नहीं हो सके 13 दिन तक, 8 फरवरी से 21 फरवरी तक आप इलेक्शन रिजल्ट्स मैनेज नहीं कर सके, नहीं तो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? अभी तो आप सुन लीजिए ना, अब मेरी बात सुन लीजिए। ये हुकूमत तो इलेक्शन से पहले भी थी, कोई चेंज है इसमें? क्या चेंज है? नहीं तो आप लोगों ने दूध और शहद की नहरें बहाई थी। कौन इन है कौन आउट है ये बताइए ना। कोई पीडीएम की गवर्नमेंट पहले नहीं थी, 16 में यही गवर्नमेंट थी, अभी और यही वो लोग अवामी मैंडेट से आए हैं। अवामी मैंडेट, वो अवामी मैंडेट जो चोरी किया गया, आपको दिया, आप लोगों ने ले लिया। सीटों के ऊपर आपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। कौन सी पार्टी आपके साथ बैठने को तैयार है? पहले मुझे ये बताएं। हम किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, इसलिए अपने लोग लेकर सुन्नी इत्तेहाद वालों के पास कभी दर आप धक्के खाते फिर रहे कि आपके लोग ना कोई खरीद ले। पहले सिंध हाउस में लोग आपके बिके हैं। देखिए, मेरा आपको दोनों हाथों से हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप रियासती जबर जो आइन के अंदर सुन लेना। अच्छा नहीं हुआ, अभी कहां हुआ? अच्छा सुन ले, एक और बात सुन ले। जनरल ज़ियाउल के कोड़े, अरे वो तो कुछ भी नहीं था। जो कुछ 9 मई के साथ जनरल ज़ियाउल ने किसी की फैमिलीज को नहीं उठाया था, पॉलिटिकल वर्कर्स को विक्टिमाइज किया था, करते आप भी, आपने वर्कर्स की फैमिलीज को किया। नुसरत भुट्टो के सर फटे, बेनजीर साहिबा, तुम्हारी लड़की सखर जेल में थी। अच्छा वो किसी की बेटी नहीं? अच्छा वो याद आ रहा है, तो फिर आज कुछ आज हुआ, इस तारीख में हुआ, वो आपको याद नजर नहीं आ रहा? तो क्या बेनजीर ने या बेनजीर के लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया था? 27 दिसंबर को क्या हुआ था? पूरा सिंध नहीं जला था, जला नहीं था, उसके ऊपर जो हुआ था देखिए ना। छावनियों में गए थे लोग, क्या छावनियों में गए थे? अरे भाई, लोगों के घरों में घुसे, लोगों की इज्जतें पामाल हुई, पूरी बसें चल। आप देखें ना, डाइवर्ट ना करें। आप इलेक्शन के ऊपर है, इलेक्शन के ऊपर आए, मैं इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए आया हूं कि इलेक्शन के अंदर जो रिगिंग की गई, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो तमाम इदारे, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, जिसने बाइसनेस होके हमारे साथ, आपने क्या ना कि हम दर बदर जा रहे हैं ना, हम एक पॉलिटिकल जमात हैं, हम हर उस चीज का मुकाबला पॉलिटिकली कर रहे हैं कि आपने हमसे सिंबल लिया, हमने आजाद सिंबल की हैसियत से जीत के आपको दिखा दिया। आप अब असेंबली के अंदर अपनी हैसियत को कैसे तस्लीम करेंगे? तो आप अपने रवैये चेंज करें ना। क्यों चेंज करें? हमें अवाम ने इसी रवैये पे वोट दिया है कि हम चोर को चोर कहेंगे, हम चोर के साथ बैठेंगे। मैनर्स नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, अच्छा मुझे क्राइटेरियाज नहीं है, मुझे चोर के लिए कोई मुनासिब सा मुहज्जब सा लफ्ज बता दीजिए। मैं आज से वो सब चोर हैं, आप ही हाजी हैं सर। मैं आपसे एस्टैब्लिशमेंट चोर, पार्टियां चोर, इदारे चोर, पीटीआई वाले अगर हम आ गए बस उनको हुकूमत दें। अगर थे, वो कौन सा आदमी है, वो कौन सा ऐसा हम करिश्मा करें, सारी पार्टियों के लोगों को खड़ा करके मार के ऑपोजिशन को जेलों में डाल के आपको बोले बादशाह बन जाओ, सदारती निजाम ले आओ और आप लोग हुकूमत चलाओ और बाकी तालियां बजाए। जी ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं आप? जी ये सवाल कर रहे थे, ये तकरीर कर रहे थे आप? जी इसमें सवाल कहां था? क्या चाह रहे हैं ना, बताए ना आप लोग। मैं आपको कैसे सेटिस्फाई किया जाए आप लोगों को? मैं बता रहा हूं ना, तो आप तकरीर ना करें, सवाल करें, मैं सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आपको ये कर दिया जाए। आपने सब कुछ तो हमारे साथ कर लिया, फिर भी क्या हुआ? अवाम के वोट की ताकत से उन तमाम लोगों के मंसूबे बर्बाद हो गए जो ये समझते थे कि पीटीआई खत्म हो गई, पीटीआई के साथ। अच्छा एक सवाल आप हमारी गुफ्तगू के अंदर रह गया, जो आपने एक सवाल किया था कि बहुत से पंछी वापस आने के। देखिए मैं यहां बहुत कैटेगोरिकली एक बात करता हूं, जो लोग मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ के गए, उनके लिए पार्टी में वापसी का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। ये मेरी जाती राय है और मैं हर फोरम पे ये बात करूंगा, इसलिए कि वो खवातीन, वो बुजुर्ग जिन्होंने इस पूरे वक्त में जेल की सोबतें बर्दाश्त की, उनके साथ आप ये ज्यादती करेंगे कि जो पतली गली से निकल गए और आज वो दोबारा वापस आ जाए, उनके लिए कोई वापसी का रास्ता नहीं चाहिए। फिर ये कहेंगे पार्टी का फैसला है, बानी का फैसला है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अगर इस्माइल साहब आ गए, गलत होगा ना। मैं खुद कह रहा हूं ना, मैं ऊपर गलत क्या होगा बोले, फिर मैं पीटीआई छोड़ दूंगा। नहीं, मैं क्यों पीटीआई छोड़ दूंगा? मैं तो हर उस बंदे के खिलाफ खड़ा हूंगा जो पीटीआई को। देखिए एक बंदा एक वक्त में पीटीआई को धोखा देके गया, चाहे उसकी फैमिली की मजबूरियां थी, चले मान लीजिए एक लम्हे के लिए मान लें, बहुत से हमारे साथी जो इमरान इस्माइल अली जैदी मेरे बहुत जाती दोस्तों में से है, मतलब बहुत कुर्बत है मेरी, ये नहीं कि मेरा कोई उनके साथ दुश्मनी है, मेरी उनके साथ बहुत कुर्बत है। लेकिन जहां बात आती है ना नजरिए की, देखिए जो इंसान एक दफा जा सकता है ना,
क्या गारंटी वो दोबारा नहीं जाएगा? कोई गारंटी है? और क्या उमर चीमा की फैमिली नहीं थी? वो जो आज इतने अरसे से जेल में पड़ा है और उसकी वाइफ को भी उठा के सिर्फ मुलाकात पे आई और उसको उठा के जेल में फेंक दिया गया, उसकी फैमिली नहीं थी? मियां महमूद रशीद की फैमिली नहीं थी? यास्मीन राशिद की फैमिली नहीं थी? तो क्या हम उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं करेंगे जिन्होंने स्टैंड लिया और स्टैंड लेके पार्टी के साथ खड़े रहे और जो मुश्किल वक्त में निकल गए, आज थोड़ा सा हमें अवामी सपोर्ट नजर आई तो हम दोबारा अब लीडर बनने आ गए? तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की चीजों का रास्ता इसी तरीके से रोका जाता है। पीटीआई वालों ने इस पूरे टेनओवर में, 1 साल के टेनओवर में कुछ सीखा है? अगर अब आपको फ्यूचर में इक्तदार मिलता है तो फिर क्या रिवेंज जो आपके साथ हुआ, वो कहते हैं ना छुरियां हम भी अब तेज करके बैठे, जब आए मनसब पे बैठेंगे, पावर आएगा हमारे पास तो ये सारे बदले हमने भी लेने। फिर ये सिलसिला रुकेगा कैसे? फिर तरक्की तामीर कैसे होगी? कि जब आपके साथ जो हुआ ठीक है, पॉलिटिशियन लोगों के साथ गलत हुआ, कुछ लोगों ने गलत किया, कुछ के साथ गलत हो गया, लड़ाई में यही होता है। अब आप ये रोकें सिलसिला, आज आपके हाथ में ये चीज़ है, आज आप आके बैठे हैं असेंबली में, सुलह सफाई करें, चलें जी मुल्क को बनाते हैं, कुछ करते हैं, फिर वही रवैये, फिर वही तसादुम की सियासत। गलत बात। देखें, हमने इन तमाम हालात के बावजूद इलेक्शन लड़ा, जो कुछ पीटीआई के साथ किया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसका आधा भी हुआ होता ना, वो इलेक्शन बाइकआउट करके भाग जाती। और ये बात आपके प्रोग्राम में भी एक दफा कि आप बाइकआउट क्यों नहीं कर देते? तो हमने ये कहा था कि हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और लड़के हमने जीत के भी दिखाया। अब आती है बात असेंबली में बैठने की, तो भाई हम असेंबली में जीत के आए हैं, लेकिन हम अपना मैंडेट चोरी नहीं होना देंगे। जो अवाम ने हमें वोट दिया है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, हम ये नहीं कह रहे कि हमें पूरे पाकिस्तान की सीटें दे दी जाए, लेकिन जिन सीटों के ऊपर हमारे पास मुकम्मल पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट्स मौजूद है और ऑथेंटिक मौजूद है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के सिग्नेचर और थंब के साथ, आप उसके ऊपर फैसला करें और हमें दें। और मुल्तान की सीट, मेहर बानो कुरैशी वाली सीट पे आप देखें कि इनिशियल जो फॉर्म 45 है उसके अंदर 4,500 वोट है रिजेक्टेड, और फॉर्म 47 में वो 16,500 वोट रिजेक्टेड हो जाता है। तो अगर आप उस मुल्क में ये रिवायत डालना चाहते हैं कि आपने फॉर्म 45 की अहमियत को खत्म करना है, तो आप आइंदा इलेक्शन ना कराइए। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपने आरओ के ऑफिस के अंदर बैठ के फॉर्म 47 पे रिजल्ट देना था तो क्या जरूरत थी आवाम को घंटों? इस दफा आपने पता है पोलिंग स्कीम्स कैसे चेंज हुई, आप तो खुद इसका शिकार रहे ना। आप एक भाई का वोट, मैं अपने 2 सगे भाई, हम एक ही घर में रहने वाले और एक ही सीरियल नंबर से आईडी कार्ड, हमारे वोट उठा उठा के अलग अलग फेंक दी गए। उन सारी चीजों के बावजूद अगर आवाम ने वोट दिया और आप उस मैंडेट को तस्लीम नहीं करते और उसके साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं ना, ये जो कुव्वतें हैं जो इस जमहूरी निजाम को, इस पॉलिटिकल सिस्टम को, इस सारे जो चीजें हैं जो आइन और कानून के तहत, हमने तो आइन और कानून के तहत तमाम आपकी सोहबतें भी बर्दाश्त कर ली कि जी आपके पास सिंबल नहीं, हम सिंबल नहीं चाहिए, आपको बानी की तस्वीर नहीं लगाने की इजाजत दी गई, हमने कहा जी ठीक है, हमें झंडा लगाने की इजाजत नहीं, हमने कहा ठीक है, हमें रैली की इजाजत नहीं, जल से, फिर भी हमने इलेक्शन लड़ा। हम ये तो नहीं कह रहे कि जी आप जाते लेवल प्लेइंग फील्ड की जगह हमें तो फील्ड ही नहीं दी गई, लेकिन हमने फिर भी रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक गेम जीता है। लिहाजा आप भी अब माने और इस शिकस्त को तस्लीम करें और हमें हमारा हक दें। आगे बढ़ते हैं। बानी पीटीआई जेल में है, मुतादिद केसेस उन पर हैं। कुछ ज्योतिषियों को मैं कल सुन रहा था, अंदाजे लगा रहे हैं, सितारों का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 2025 बानी पीटीआई के लिए अच्छा साबित होगा, उनको रिलीफ मिलेगा। तो पार्टी की क्या तैयारी है? मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब बन के कहीं वो फिर से मौला जट ना बन जाए? क्या आप क्या देखिए, पॉइंट ये है मेरे भाई कि हमने बदकिस्मती से पॉलिटिकल निज़ाम को मौरूसी निज़ाम बना दिया। मरियम नवाज से ज़्यादा क्रेडिबल लोग मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं जिनकी 30-30, 40-40 साल की सियासत मौजूद है। देखिए, पीटीआई के अंदर आपको मैंने बताया कि इमरान खान की 3 बहनें, तीनों बहनों में से किसी एक को रिजर्व सीट पर रखा गया, किसी एक को टिकट दिया गया, रिश्तेदारों में से किसी भांजे भतीजे किसी एक बंदे को कोई जिम्मेदारी दी गई। अगर पार्टी का चेयरमैन भी बनाया गया तो एक पार्टी को वर्कर को बनाया गया, किसी और को नहीं बनाया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी कौम ने आपके खानदान की गुलामी करनी है या पॉलिटिकल निजाम को आगे लेके चलना। जब मैं मरियम नवाज शरीफ साहब एक निजी चैनल पे एक शो देख रहा था जिसमें मानिका साहब बैठ के तस्बीहां पढ़ रहे थे, किस्से बता रहे थे,
मेरे कौम के बच्चे क्या सुन रहे थे, क्या देख रहे थे, क्या वो चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या वो बातें नशर करने की थी कि मेरे मुलाजिम इमरान खान को गिरबान से पकड़ के बाहर निकाला करते थे, छुप छुप के वो मिलने आया करते थे। व्हाट नॉनसेंस भाई साहब, ये सियासत को यहाँ पे कौन कौन सुन लेके रही गया? है? कौन लेके गया? ये इसका कौन लेके जिम्मेदार गया? कौन है? आप है ना, तो मीडिया जिम्मेदार है। मैं अच्छा। इसकी जिम्मेदारी बताइए ना। बात यह है, और जब मीडिया आप भरे जलसों में इस तरह की गुफ्तगू किस करें तरह वो की ठीक है। कौन सी गुफ्तगू गलत की है? चले मुझे कोई एक गुफ्तगू मुझे बताइए। याद आ रहा है। बताइए। मरियम, इतने प्यार से मेरा नाम ना लिया करो, आपके शोहर को बुरा लग जाएगा। इसमें कौन सी गलत बात है? मुझे बता दीजिए ना ये कोई। तंजिया जुमले किसी की सर, बेटी के लिए ये बानी पीटीआई ने अच्छा, अदा किए आप थे। नवाज शरीफ साहब के जुमले गलत किया? नवाज शरीफ साहब के जुमले आप लोग उसी गंगा में नहाए हैं। बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में जो अल्फाज नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते थे वो कंडेम नहीं करते हैं। नहीं, गलत बात नहीं है ना। आप कंडेम इस तरह नहीं करते ना, आप गलत बात करते हैं कि आप कंपेयर जो है, आपने कहा ये मीडिया के लोगों की वजह से हो रहा है। ये आप सियासतदान बोलते हैं तो मीडिया दिखाता है। सियासतदान की बात नहीं है। आप माने का बोला, हमने अच्छा, दिखाया। मुझे ये बताएं, आप मानिका की बात करें या किसी की भी बात करें, अगर किसी और की फैमिलीज के ऊपर इस तरह बातें शुरू हो गई, क्या वो बर्दाश्त कर लेंगे? यहां पत्थर मारने से पहले आप अपने घर को देखें, आप कहां बैठे हुए हैं। इस पाकिस्तानी कौम को सबकी पर्सनल लाइफ और जाती चीजों का पता है। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि पर्सनलाइज मत हो, फिर आपके लिए मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी। कोई एक सियासतदान मुझे बता दें कि जिसकी पर्सनल गंद यहां मौजूद ना हो। क्या पीटीआई ने किसी के ऊपर पर्सनल अटैक किया? हम तो हमेशा उनकी करप्शन पे बात करते हैं, उनकी गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं। क्यों? कि हम ये समझते हैं कि हमें दुश्मनी नहीं करनी। सियासत का मतलब है कि हमने उसूली मौक़िफ़ रखना है, इख्तिलाफ़े राय रखें, इख्तिलाफ़े बिल्कुल राय रखें। मैं ये कह रहा हूं, मैंने हमारे ऊपर जिस तरह का देखिए, गंद उछाला गया, हाँ। हम काउंटर हमने किया। हाँ। हमने कोई काउंटर जवाब दिया नहीं, अभी शायद आप लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट है ना, मुमकिन है इक़्तिदार में आके आप करें। देखिए, बात यह है कि हज़रत अली का एक कॉल है, अली अमीन इंसान को जब गंडापुर को इख्तियार आपने मिलता है, देखा था। सुन लेना, जब इंसान को इख्तियार या इख्तिदार मिलता है ना, हाँ। तो वो एक्सपोज होता है। ठीक है, इन लोगों के पास जब इख्तियार और इख्तिदार आया तो ये एक्सपोज हो गए। अगर हमारे पास इख्तियार या इख्तिदार आएगा तो हम भी एक्सपोज होंगे। अगर हम इस रविश पे चलेंगे तो हमें पाकिस्तान में सियासत नहीं करनी चाहिए। हमने जब पीटीआई बनाई थी तो बिल्कुल डिफरेंट एक जमात थी उसने, और अब हम अपनी आइडियोलॉजी पे आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमने बीच में बहुत सी गलतियां की, पॉलिटिकली गलतियां की। मैंने एडमिट किया आपके प्रोग्राम्स में काफी गलतियां, हमसे गवर्नेंस में भी गलतियां। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो इसरार अब्बासी को टिकट भी नहीं देते, जो इसरार अब्बासी को साइड पे रखते हैं? इसरार अब्बासी मरकजी रहनुमा, लेकिन कहने को मरकजी। देखिए, इसरार अब्बासी पीटीआई का एक अदना सा वर्कर है और उन तमाम लीडर्स से बेहतरीन वर्कर है कि जिन्होंने हुकूमती प्रिविलेजेस इंजॉय की और पतली गली से निकल गए और आज वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। तो इसरार अब्बासी स्टैंड विद पीटीआई। आपको मेरे कुछ प्रोग्राम्स याद होंगे जब 9 मई के बाद आपने कहा था कि आप तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ देंगे, तो मैंने उस वक्त भी, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स मैंने आपके साथ किए हैं 9 मई के बाद, और ओपनली फैक्ट्स के ऊपर बात की है। मैंने एक ही बात की थी, मेरी सियासत इमरान खान के साथ है। जिस दिन मैंने इमरान खान को छोड़ा मेरी सियासत खत्म, और मैंने सियासत करनी भी नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं सर। इमरान खान साहब आपको लिफ्ट कराते हैं? मुझे लिफ्ट, देखिए मुझे लिफ्ट की नहीं जरूरत। मैं इमरान खान के अफेयर में नहीं हूं, मैं उनका फैन नहीं हूं। मैं उस नजरिए के ऊपर खड़ा हूं जो इमरान खान ने हमें सिखाया था। और हलीम आदिल भी इसी नजरिए पर है? बिल्कुल है। देखिए, हलीम आदिल के साथ मेरा सियासी इख्तिलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसने जेल में बैठ के इस पूरे इलेक्शन के अंदर अपने वर्कर्स के साथ राब्ते किए, जेल पेशी पे आता था, 4-4, 6-6 घंटे धूप में हथकड़ियां लगे हुए वो वर्कर्स के साथ मिलता था। किसी और पॉलिटिकल पार्टी का मुझे बता देना। यहां तो आपके पास लोग अवेलेबल नहीं थे कि जी आप जलसे में ला सकें, और एक शख्स जेल में बैठ के, इसी तरह यास्मीन राशिद साहबा लाहौर में जेल में बैठ के नवाज शरीफ साहब को क्या टिकट देती है। ज़हनी गुलामी को कि जेल में बैठे हुए हलीम आदिल साहब टिकटें तकसीम करते रहे, नहीं, अब्बासी को जिम्मेदार टिकट थे नहीं ना। दिया। नहीं, ये देखें, अगर पार्टी आज का आप सिंध का उनके सदर कसीदे पढ़ रहे हैं, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे तो कसीदे नहीं पढ़ने चाहिए, मुझे तो टिकट नहीं मिला, मुझे क्यों, मैं क्यों कसीदे पढ़ूंगा? ज़हनी गुलामी है ना अब्बासी की? ज़हनी गुलामी, ये पार्टी स्ट्रक्चर है। मैंने आपको कहा ना कि मुझे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बता दें कि बहनों को भी टिकट मिल रहा हो, बहनोइयों को भी सीट्स मिल रही हो, दामादों को भी सब कुछ मिल रहा हो ना, किसी जमात में से आवाज उठी। अगर हमारी जमात में हलीम आदिल शेख वो सिटिंग प्रेसिडेंट सिंध, ठीक है, सिंध का सदर था ना, और जेल भी बर्दाश्त कर रहा था पॉलिटिकल वजह से ना, पार्टी की वजह, उसकी कोई जाती मामला तो नहीं थे ना कि उसका कोई लेन देन का मसला था, उसका कोई और मसला था, वो पार्टी के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से जेल में बैठा था ना।
उसके बावजूद उसके 2 भाइयों से टिकट वापस लिया गया सिर्फ इस वजह से। हालांकि उनमें से एक भाई बेचारा बड़े कड़े वक्तों में पार्टी के साथ खड़ा रहा, नईम आदिल शेख जो है वो बड़े कड़े वक्तों में पार्टी के साथ खड़ा रहा और उसने पार्टी के ग्रास रूट पे, लेकिन सिर्फ उसका जुर्म यह था कि वो हलीम आदिल शेख का भाई था, तो उसके ऊपर भी तनकीद हुई, बेचारे को भी टिकट वापस करना पड़ा। ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी में हुआ है? हम तो एक बात करें, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर इसरार अब्बासी को टिकट नहीं मिला तो इसरार अब्बासी ने उस वर्कर के साथ खड़ा हुआ जिसको शामिल मैंने पार्टी में कराया था, वो कैंडिडेट था मेरा, मैं उसके पीछे खड़ा होकर मैंने उसको इलेक्शन लड़वाया, और जो एनए का भी कैंडिडेट था उसको भी मैंने ज्वाइन करवाया था और मैं उसके साथ खड़ा। तो ये पार्टी पॉलिसी होती है, ये पॉलिटिक्स है कि हमने अपनी जात को ऊपर नहीं रखा। मुझे पार्टी ने 13 में भी टिकट दिया, अगर 18 में नहीं दिया, 23 में नहीं दिया, हो सकता है अगले इलेक्शन में मिल जाए। तो क्या मैं सिर्फ टिकट्स के लिए पार्टी के साथ हूं? मैं सिर्फ प्रिविलेजेस, मैं गवर्नर बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं और जब बुरा वक्त आए तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और मैं कहूं जी मैं, मेरी फैमिली और इसका मसला है, और उससे पहले कहूं कि मुझे यहां गोली मारो, और मैं, ये चीजें नहीं होती। देखिए आज सियासत तब्दील हो चुकी है, मैं बारहा ये कह चुका हूं कि अब 80 और 90 की दिहाई में नहीं बैठे, ये 2023 और 24 का पाकिस्तान है, यहां कोई चीज ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती, चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। और इस वक्त जिस तरह अवाम ने शऊर का इजहार किया, और हम ये कहते थे ना कि पाकिस्तान में बहुत से प्रोग्रामों में, या आपने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जी अवाम के वोट से कोई तब्दीली आ सके, जहां फैसला साजों ने फैसले कर लिए वो हो गया और वही होना है, ये होता रहा ना, लेकिन इस दफा वो तब्दील हो गया नहीं, और आने वाले वक्तों में ये और तब्दील होगा। अल्लामान अल-हफीज, अभी आप लोगों ने माफिया तलाफियां करनी हैं, आगे रवाबित कायम करने हैं। किस चीज की माफिया तलाफी? माफी होती है गलती की, ये जो अगर हमने कोई गलती की और उसकी माफी। सोशल मीडिया पे आप बड़े न देखते हैं, आप चीफ को न देखते हैं, किसी बड़े जज साहब को। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर हमने एक बिल लाने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ मुखालफत किसने की थी? तमाम मीडिया ने की थी। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कि कोई भी बात या खबर हो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें। आज पीटीआई का तस्वीर लगा के, पीटीआई का झंडा लगा के कोई भी बक बक कर रहा हो, माजरत के साथ अल्फाज मुझे ये नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मैं इस तरह के अल्फाज नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, लेकिन पीटीआई वाले करते हैं। नहीं, मैं नहीं करता। अच्छा, आप वो पीटीआई वाले लगते हैं ना, अगर हम पीटीआई वाले इस तरह करते तो अवाम हमारे साथ इस तरह प्यार ना करते जिस तरह किया। बात यह है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं और वही पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्स जो कर रही है वो पोलाइटली कर रही है, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम में खामियां हैं, हम कोशिश करते हैं अपने आप को रेक्टिफाई करने की, लेकिन जो चीजें हम पर डाली जाती हैं और हमने नहीं की होती, हम उसकी माफी कभी भी नहीं मांग सकते। आपको मैं कह दूं साजिद भाई, आपने मेरे खिलाफ प्रोग्राम करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लिए हैं, बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो ना? हाँ। तो उसको मैं साबित कैसे करूंगा? मैंने तो आप पे इल्जाम लगा दिया, आपकी मेहनत पे, आपकी दियानतदारी पे एक क्वेश्चन तो उठा दिया ना। यही पाकिस्तानी सियासत में हो रहा है, हम पर कहा जा रहा है आपने ये कर दिया, ये कर दिया। भाई कोई चीज है, 9 मई से लेके आज हम फरवरी की 21 तारीख तक बैठे, तो हो जाता ना सामना, सब कुछ हो जाता, निकल आता सारा कुछ। हम पर केस कौन से डाल रहे हैं? तोशाखाना केस। हम पर केस कौन से डाल रहे हैं? साइफर केस। 9 मई के केसेस क्यों नहीं है? अगर हमने किया होता, मैंने फिर आपको कहा और आज फिर कह रहा हूं, साल में आए, 6 महीने में आए, पीटीआई की गवर्नमेंट जब भी आएगी, 9 मई की शफाफ तहकीकात सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट ही करेगी और कौम को बताएगी कि सबसे बड़े इदारे के साथ सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को लड़ाने का मंसूबा किसका था, इसके बेनिफिशियरी कौन थे, यह कौम को हकायक पता चलने चाहिए। ये हदूद और रहमान कमीशन की तरह 50 साल बाद नहीं आएगी चीज, ये इसी साल डेढ़ के अंदर जब भी हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम पहला काम ये करेंगे कि 9 मई की अब्बासी साहब कह रहे हैं या इमरान खान कह रहे हैं? ये पीटीआई का मौकफ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बारहा कहा वो यूटर्न ले लेंगे, वो यूटर्न ले लेंगे। नहीं, अच्छा हमारे यूटर्न आपको नजर आ रहे हैं। अभी इलेक्शन कैंपेन में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे को क्या कुछ कहा, आज वो दोनों साथ, वो यूटर्न नहीं है, वो ठीक है, वो जायज है। नहीं तो हुकूमत ना बनाए। मैं वही तो कह रहा हूं ना, अब आप हमें कहते हैं कि हम यूटर्न ले रहे हैं, हमने तो कोई यूटर्न नहीं लिया, हम तो जिस मौके पे खड़े थे। आप अकेले हुकूमत बनाएंगे, इत्तेहादी बनाएंगे? हमारे जो मैंडेट हमें मिल गया तो हम अकेले हुकूमत बना सकते हैं, क्योंकि 160 सीट्स अगर हमारे पास हैं, आप चलें 10 सीट और कम कर दें, 150 सीटें भी हमारे पास हैं, तो हम हुकूमत बनाने की हमें किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है। लास्ट में वक्त बहुत कम है, मुझे ये बताएं कि अब गालबन 29 फ़रवरी से पहले हुकूमत बन जाएगी और ये सारे उमूर चलना शुरू हो जाएंगे, स्पीकर भी आ जाएंगे, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
तामीरी बिल लाए जाएंगे, IMF से पैसे लिए जाएंगे और फिर कोशिश की जाएगी कि आम आदमी के मसाइल में कमी लाई जाए, आपका किरदार क्या होगा? हमें ये यकीन है कि इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। जो बातें आप कर रहे हैं ना, इनमें से किसी बात को भी पूरा करने की कैपेसिटी इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। क्यों? कि इनकी 16 माह की कारकर्दगी आपके पास मौजूद है। जब आपने बिला शिरकत गैरा एंजॉय किया, इक़्तिदार को सारा कुछ किया, और फिर भी आपको एक 9 मई का ड्रामा घड़ना पड़ा एक पॉपुलर जमात को पीछे करने के लिए। फिर इलेक्शन के लिए आपने लंदन प्लान किया और लंदन प्लान भी फेल हो गया, तो आप जो है आप बिलावल हाउस प्लान और रायविंड महल का नवाज प्लान कर रहे हैं। ये तो नहीं कहेंगे मुझे क्यों बुलाया? हाँ, ये मैंने आपको कहा भी था, शायद एक प्रोग्राम की क्लिप में मैंने ये कहा भी था, और मैंने ये भी एक पेशन गोई की थी कि अगर बल्ला हुआ तो नवाज शरीफ साहब बाइकआउट कर देंगे, क्योंकि लंदन प्लान में उन्होंने अश्योरेंस ली थी कि बल्ला नहीं होगा बैलेट पे। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि एक बल्ले के बजाय उनको इतने निशानात से मार पड़ेगी। एक जगह से मार खा लेते शायद इज्जत रह जाती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मूली से, गाजर से, फाख्ता से, पलंग से, लैपटॉप से और चप्पल तक से मार खा ली, तो फिर अब पीछे क्या बचा? फिर आपको देखिए कुछ ग्रेस भी होती है। खाजा खासिफ बिल्कुल नहीं बैठेंगे, हमने अवाम के वोट से आए हैं, हमने किसी का मैंडेट थोड़ी नहीं किया कि हम बिलावल के अल्फाज याद आ गए जब आप लोगों की हुकूमत बनी थी, तो बिलावल साहब ने कहा था हमें पता है, हमें इल्म है आप सिलेक्टेड हैं, लेकिन चूंकि जमहूरियत के तसलसल की वजह से हम आपको एक्सेप्ट करते हैं और आपकी हुकूमत चलने में अपना किरदार अदा करेंगे। वो तकरीर थी, अमल कुछ भी नहीं था। हम तो ये कह रहे हैं, हुआ था सर, सुन तो लेना, सारे आके बैठ गए थे, तो लेना, जरदारी साहब ने आपको ऑफर तक दी थी, लेकिन आपने कहा था कि मैं कोई नहीं बैठा। मैं आपको देखा ना, फिर फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तकरीर करना एक अलग चीज होती है। अमली तौर पे बिलावल साहब ने जितनी भी तकरीरें की, उसके बाद वो ऐवान से उठ के चले गए, किसी जगह बैठे नहीं, किसी हाउस ऑफ बिजनेस के अंदर उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया, किसी कमेटी के अंदर उनका कोई इनपुट नहीं था। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि देखें, इस वक्त हम ये समझते हैं कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमें सिलेक्टेड का ताना देने वाले आज मैन्युफैक्चर्ड हैं, सिलेक्टेड नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड हैं, ये बनाए जा रहे हैं। 17 सीटों का बंदा वजीर आजम बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस शख्स को वजीर आजम बनाने के लिए लाए थे लंदन से, वो बेचारा अपनी दोनों सीटें हार गया। अब वो धक्के से एक सीट जितवा दी, अब लेकिन डर यही है कि किसी वक्त भी ट्रिब्यूनल में वो चली गई, वो सीट भी चली गई, तो बेस सीट का वजीर आजम। तो द पॉइंट इज, देखें शहबाज शरीफ जीते इलेक्शन, उनके खिलाफ कोई इंतखाबी उम्मीदवारी है नहीं है ना, ठीक तरीके से जीत गए। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्यों है? कि वो नहीं जीत सके, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया, अवाम ने उस सोच को मुस्तरद कर दिया कि किसी शख्स को आप बना के ला के किसी के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करें। और यही चीज कराची की अवाम करेगी MQM के साथ। MQM को जिस तरीके से मुसल्लत किया जा रहा है, चौथे नंबर की जमात को आप शहर का मैंडेट दे रहे हैं, तो ये कराची शहर को आप सर्व नहीं कर रहे, कराची को मजीद बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और इलेक्शन हो गया, हुकूमतें बनने जा रही हैं, बहुत सारे सवालिया निशान छोड़ गया। अब इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने की भी बातें की जा रही हैं। ये सवालिया निशान कब ख़त्म होंगे? क्या इलेक्शन में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हो गई, इंटरनेट सर्विस बंद हो गई? अचानक ये मामला सिक्योरिटी के मद्देनज़र किए गए, लेकिन हमें ये भी याद है कि बलूचिस्तान में धमाके हुए थे, लेकिन इलेक्शन हुआ था। हमें याद है कि मुहर्रमुल हराम में भी कुछ मकामात पर बंद किए जाते हैं सिग्नल्स, लेकिन रात 10 बजे मोबाइल फ़ोन सर्विस का बहाल हो जाना और अचानक रात को लेट नाइट ऐलान करना, ये डिलेइंग टैक्टिक्स थी, ये क्या था? फिर फॉर्म 45 की एक नई बहस चढ़ गई और फॉर्म 47 PTI का कहना है कि पहले ही मुरतब कर दिए गए थे, सिर्फ रिज़ल्ट अनाउंस करना था। अब ये सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन पे चलेंगे। इससे पहले इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन मुतारिफ़ करवाई गई थी, बदकिस्मती के साथ उस पर इलेक्शन ना हो सके। आगे पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा? पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करेंगी, एक दूसरे को तस्लीम करेंगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। मुझे साथ इजाज़त दीजिए, मुलाकात नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।